हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से संबंधित सब्जेक्ट का जो कोर्स पाठ्यक्रम हमने शुरू किया है, समोवेशी शिक्षा द्वितीय प्रश्न पत्र, जो आपका हो जाता है थर्ड सेमेस्टर में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी 10 प्रश्नों के बारे में, जो आपकी इस श्रृंखला में जो हमने प्रीवियस 3 वीडियोज़ में बताए थे, जो पढ़ाया था, उस पर बेस्ड है ये। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी और आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो सीटेट और एस्टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस इन एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन और देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन है, और आप कमेंट में लिखिएगा आउट ऑफ 10 जो भी आपके मार्क्स बनते हैं, जो आप सही कर पाते हैं खुद से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। ए ऑप्शन में दिया है निःशक्त बच्चे, 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चे, या फिर 14 से 18 आयु वर्ष के बच्चे, या फिर बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था, तो अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं 2009 जो शिक्षा का विधेयक था उसमें क्या था। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो विधेयक 2009 था, वो भारतीय संसद द्वारा 2009 में पारित एक शिक्षा संबंधी विधेयक है, और इसमें इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया। और संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई, और ये 86वें संशोधन द्वारा 21 क में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिकों को का मूल अधिकार बन गया। और ये 1 अप्रैल 2010 से ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया, और जो जम्मू और कश्मीर को छोड़ के हुआ था। तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाता है कि 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर ये लागू नहीं होता, क्योंकि उसमें ये कहा गया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम अस्तित्व में कब आया। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है 1972 में, 1982 में, 1981 में। तो मैं बताना चाहूँगी कि 25 जुलाई 1972 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम का गठन हुआ था, अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है 2 का ए। नेक्स्ट देखते हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। हमने पहले क्वेश्चन में इसके बारे में चर्चा की। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो संबंधित है वो अनुच्छेद 21 क से संबंधित है, जिसमें अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और चौथा हमारा क्वेश्चन है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। पहला है, आप बच्चे को से अंग्रेजी में बात करेंगे। क्वेश्चन आप ध्यान देखिएगा कि इसमें अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की बात की जा रही है। तो क्या ये सही रहेगा कि आप बच्चे को अंग्रेजी में बात करेंगे? क्योंकि माता पिता अगर अनपढ़ हैं तो आप बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं होगा अंग्रेजी के बारे में, तो आप सीधे अगर बच्चे से बात करेंगे अंग्रेजी में तो समझ ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पे तो संप्रेषण हो नहीं पाएगा सक्सेसफुल। तो आप बी देखते हैं ऑप्शन, आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर करेंगे। जब उसको बोलने नहीं आता तो मजबूर करने का यहाँ सवाल ही नहीं होता, और मजबूर आप ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते बच्चे को। तो ये भी आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत है। और सी है, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। यहाँ पे तो मीडियम बच्चे का सिर्फ मातृभाषा ही है, क्योंकि बच्चा अनपढ़ माता पिता के से होके आया है, तो क्या है, मातृभाषा ही उसका एक मीडियम है बोलने का, संवाद करने का, और आप उसको ही बोलने से रोकेंगे तो संप्रेषण हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे सी भी आपका रॉन्ग हो जाता है ऑप्शन, और डी आपका सही हो जाता है, क्योंकि तीनों ऊपर के गलत हैं। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चे को मातृभाषा आती है, तो बच्चे का जो मातृभाषा है वो मातृभाषा आपको भी आनी चाहिए, तभी आप उसको अंग्रेजी सिखाने का प्रयास कर पाएंगे।
तो आपका 4 का डी सही हो जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, 5वां हमारा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता मतलब स्पेशली जो चाइल्ड होते हैं, विशिष्ट बालकों की बात की जा रही है यहाँ पे, अन्य बालकों के साथ या विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। तो हमने पढ़ा समावेशी शिक्षा क्या कहती है कि उसमें ये कहता है कि समावेशी शिक्षा में इसके अंतर्गत बच्चा कैसा भी हो, चाहे वो विशिष्ट बालक हो या फिर वो सामान्य बालक हो या बच्चा दिव्यांग बालक हो, कोई भी बच्चा हो, वो एक सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ उसको शिक्षा दी जा सकती है। तो 5 का ये हमारा सही आता है कि अन्य सामान्य बालकों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका। और 6ठा क्वेश्चन है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं। पहला है पिछड़ा बालक, दूसरा है प्रतिभाशाली बालक, तीसरा मंदबुद्धि बालक या ये सभी। तो विशिष्ट बालक में पिछड़ा भी आएगा, प्रतिभाशाली भी आएगा, मंदबुद्धि बालक भी आएगा और सामान्य बालक को छोड़ के बाकी जितने भी सारे बालक हैं वो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आएंगे। तो हमारा डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। समन्वित से हमारा क्या अभिप्राय है। समन्वित का मतलब होता है संगठित, एकीकृत या फिर समन्वित, या हम इसको समावेशी शिक्षा भी कहते हैं। तो हमारा समावेशी शिक्षा से मतलब है समन्वित शिक्षा से। तो हमारा ये हो गया। बी हमारा पुस्तकों की उत्कृष्ट क्या है, पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर या समुदाय के समर्थन पे, या फिर सी है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर या शिक्षक में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो यहाँ पे जो मतलब समन्वय शिक्षा की जो सफलता है वो किस पे निर्भर करेगी हमारी, वो हमारी निर्भर करेगी समुदाय के समर्थन पर या पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता के आधार, शिक्षण वस्तु की गुणवत्ता पर या शिक्षक में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। मतलब शिक्षकों का जो एटीट्यूड है, जो रुझान है, उसको चेंज करके। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ना समुदाय के समर्थन पर, ना ही पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही पक्ष की बात की जा रही है। और यहाँ पे शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, अगर शिक्षण अधिगम की वस्तु जो है गुणवत्तापूर्ण होगी तो ही समन्वय शिक्षा जो है सफल होगी। तो यहाँ हो जाएगा 7 का सी। 8वां है वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। कौन से बाह्य कारक हैं, यहाँ पे बाह्य कारक की बात की जा रही है। यहाँ पे भावना और मनोभाव को अगर हम देखते हैं तो भावना जो है हमारी चित्त से रिलेटेड है, मनोवृत्ति से रिलेटेड है, तो यहाँ मन की बात ये हो जाएगी, हमारी आंतरिक हो जाएगा। संस्कृत और परीक्षण की बात करें तो ये हमारा बाह्य हो सकता है। बालकों का दृष्टिकोण, ये भी आप मानसिक तौर पे दृष्टिकोण की बात करते हैं। और लक्ष्य और प्रयोजन, ये भी आपका हमारा हो जाएगा मानसिक अभिवृत्ति। तो आपका यहाँ पे सही क्या हो जाता है, हमारा सही हो जाता है बी संस्कृत और प्रशिक्षण। ये आपका बाह्य कारक होता है, मतलब बाह्य बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। संस्कृत और परीक्षण एक बाह्य कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या है। ए कह रहा है कि हाशिए पर यानी कि महत्वपूर्ण स्थिति में स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। मतलब कि महत्वपूर्ण स्थिति में शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, या फिर कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों पर आधारित शिक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पे हम देखें तथ्यों पर आधारित शिक्षा हो सकता है, बट यहाँ पे ये दिख रहा है कि हाशिए पर पहला। तो हम अगर सिर्फ शिक्षक को सम्मिलित करेंगे सिर्फ महत्वपूर्ण स्थिति में, नहीं, शिक्षक तो हमेशा होगा ना शिक्षा देने के लिए समूह शिक्षा में। तो यहाँ पे ए आपका हो जाता है, यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। तथ्यों पर यहाँ पे आधारित है, सिर्फ तथ्यों पर आधारित है, तो ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे कक्षा में विविधता का उत्सव मनाते हैं,
समूह शिक्षा के बच्चे, क्योंकि यहाँ पे विशिष्ट बालकों के साथ सामान्य बालकों को भी और विभिन्न तरह की संस्कृतियों के बच्चे यहाँ पे होते हैं, तो कक्षा में विविधता का उत्सव मनाते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि आपकी कक्षा में कुछ मेधावी छात्र हैं, आप इन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे। मेधावी छात्र मतलब कि प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो कि अगर वो मेधावी हैं तो जाहिर सी बात है जो भी आप पढ़ाएंगे वो जल्दी से वो कवर कर लेंगे। तो कक्षा के साथ तो वो बच्चे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वो बच्चे आगे पढ़ लेते हैं। उच्च कक्षा के साथ भी आप नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी अभी वो कक्षा आप उनको उस कक्षा से हटा नहीं सकते हैं। अभी जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उसी कक्षा में उनको पढ़ाएंगे। और समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा या जब वे चाहें, तो यहाँ पे होगा समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, क्योंकि आप उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में उनको सम्मिलित रखेंगे, तभी वो अच्छे से अपने जो भी नॉलेज है, स्किल्स हैं, उसको वो डेवलप कर पाएंगे। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन। होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा, और जो भी आपने जितने भी क्वेश्चन आप कर पाए होंगे प्लीज़ वो कमेंट में लिखिएगा। और कीप वॉचिंग माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।